हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर, है ना। कि तो स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग बहुत बेसिक लेवल करने वाले हैं इसमें, ठीक है। कि 11th वालों के लिए फुल बेसिक रहने वाला है, जानने ये पढ़ने के लिए चैप्टर, ये सारी चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हमेशा की तरह चैप्टर का पहले कंटेंट जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या होता है, इसका नाम यही क्यों रखा गया है ना। तो देखो, सबसे पहली बात आती है हमारे दिमाग में, एटम क्या होता है भैया, है ना। इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेरा नाम है विनय शर्मा, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देखो एटम रियल में क्या होता है। आप बोल सकते हो ना, दुनिया की सबसे छोटी चीज जो होती है वो होती है आपकी एटम। फॉर एग्जाम्पल, चलो इस मार्कर का एग्जाम्पल लेते हैं ना। अगर मैं मार्कर को तोड़ दूं तो तोड़ने से पता है इसमें क्या निकलेगा, इसमें छोटा निकलेगा, प्लास्टिक निकलेगी इसके अंदर। उस प्लास्टिक को भी फर्दर अगर आप तोड़ते चले जाओगे, बहुत छोटे पार्ट में जाओगे, तो आप देखोगे यहां पे आपको एटम मिलेगा, आपको एटम मिलेगा, ठीक है। एटम आपकी बहुत छोटी सी चीज होती है, मतलब आप बोल सकते हो दुनिया की हर एक चीज आपके एटम से मिलके बनी है। इवन आप कुछ भी बोल सकते हो, इवन ये बोर्ड तक, इवन आपकी ड्रेस तक, आपकी शर्ट से लेके कुछ भी तक, आपका पेन, रबर, फॉर एग्जाम्पल कॉपी का पेज तक, दुनिया में हर एक चीज एटम से मिलके बनी है, ठीक है। आज हम उसी एटम के बारे में पूरी हिस्ट्री जानिए कि एटम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो एटम रियल में क्या होता है, फाइनल जो कंक्लूजन निकला है उसके हिसाब से आपका एटम कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। बट आप खुद समझदार हो यार, जब एटम की डिस्कवरी हुई होगी तो डायरेक्ट तो लोगों ने इतनी बुद्धि नहीं चलाई होगी ना कि डायरेक्टली एक बार में पता चल गया भैया ये रहा हमारा एटम, है ना। ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या हुआ था, उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज आई थी हमारे पास, उनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये एटम आया कैसे, है ना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, ठीक है। कि थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक मॉडल रखा कि भैया एटम ऐसा होता है आपका, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कंपेयर किया था आपके एटम को एक तरबूज से, बोले तो वाटरमेलन। अब वाटरमेलन से कैसे, देखो ये रहा भैया आपका वाटरमेलन। वाटरमेलन मतलब समझ लो एक पूरा तरबूज है आपका, बीच में से काट दिया, ठीक है। बीच में से काटने के बाद क्या कुछ ऐसा दिखेगा। अब ऐसा दिखेगा तो उसमें हमारे कुछ ना कुछ जो होंगे वो बीज होंगे, बीज होंगे कि नहीं होंगे। उन बीज को उसने बोल दिया थॉमसन ने कि ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। उनने बोला था तरबूज में जितने भी आपके बीज होते हैं वो सारे उसके होंगे नेगेटिव पार्ट, जिसको हम खाते हैं ना, रेड वाला पार्ट, वही है ना। तो रेड वाले पार्ट को उन्होंने बोल दिया कि भैया ये सारे आपके पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। ये सारे आपके पॉजिटिव चार्ज हैं, क्लियर। तो इन्होंने बोला भैया आपका एटम कुछ इस तरीके से दिखता है कि आपके जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो आपके नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करते हैं। जो आपका रेड वाला पार्ट है जिसको आप लोग खाते हो, दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, ठीक है। तो ये बात बोल दी थॉमसन ने। फिर भैया आए कहानी में रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, है ना। रदरफोर्ड ने बोला था, उनने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक्चुअली। उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अभी हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या करा था, कैसे हुआ था, बट उसके अकॉर्डिंग उनका मॉडल सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। कैसे नहीं कर रहा था उसको अभी हम देखेंगे, कैसे नहीं कर रहा था ना। उससे पहले थॉमसन के बारे में जरा इसकी लिमिटेशंस जान लेते हैं, है ना। लिमिटेशन का मतलब होता है कमियां। अब जो आगे साइंटिस्ट आ रहे हैं उनकी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये इसका मॉडल जो है वो फेल हो गया। बट एक्सप्लेन कैसे नहीं कर पाया, चलो देखते हैं। आपका रदरफोर्ड ने पता क्या किया था। रदरफोर्ड ने बोला था कि उन्होंने रखा भैया ये गोल्ड फॉइल, ठीक है। मान लो एक छोटा सा गोल्ड का टुकड़ा मान लो, ठीक है। इसकी थिकनेस थी लगभग 2 mm, मतलब इससे भी रिड्यूस, बहुत कम थिकनेस का आपका जो था वो आपका रखा गया था एक गोल्ड फॉइल। फॉइल का मतलब एक बहुत बड़ी, बहुत पतली सी चीज रखी गई थी गोल्ड की, ठीक है। फिर इसमें हुआ क्या था एक्चुअली पता है, इन्होंने डाली इसमें अल्फा रेज। अल्फा रेज को इंसिडेंट कराया, अल्फा रेज को इंसिडेंट कराया इन्होंने इसके आसपास, ठीक है। अल्फा रेज पे आप लोग जानते हो क्या होता है। अल्फा रेज पे आपका होता क्या है, प्लस का चार्ज होता है। अल्फा रेज पे प्लस का चार्ज होता है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पता कैसे, तो बोलते हैं कि आपका जो अल्फा रेज पे चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। वो ध्यान रखो,
आपका वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है कि वो 2 टाइम्स उसके बराबर है, बट साइन पॉजिटिव रहता है। रिमेंबर ऑलवेज अल्फा रेज पे आपका साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब चलो कहानी पे आते हैं अपने, है ना। तो भैया हुआ क्या, इन्होंने जब गोल्ड फॉइल ली तो इन्होंने देखा कि आपकी जो रेज हैं जो बहुत दूर से हैं वो तो सीधी निकल जा रही हैं, सीधी निकल जा रही हैं। जो थोड़ी सी पास आई उसमें क्या हुआ, उनने इसमें बोला कि भैया ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई, ये देखो क्या ऐसे ऐसे आके टेढ़ी हो गई कि नहीं हो गई, बैंड हो गई थोड़ी सी। यही सेम कहानी नीचे भी चली थी कि रे आते आते ऐसे करके हो गई कुछ। अब आप खुद सोचो, आप लोग पढ़ के आ चुके हो कि भैया देखो अगर सेम सेम चार्ज आसपास आ जाए ना तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते कि नहीं करते, रिपेल करते ना। पॉजिटिव चार्ज दोनों अगर पास पास आ जाए दूर भाग जाएंगे ना एक दूसरे को देख के, क्योंकि हमेशा अपोजिट पोल्स ही आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो उन्होंने रदरफोर्ड ने सोचा, बट एक चीज और हुई थी इसके साथ साथ, देखो क्या हुआ था। इनने डाली थी बीच में एक रे, ऐसे रे गई, ऐसे ही वापस आ गई। मतलब अगर ये मार्कर है, अगर मैं यहां पे रे डाल रहा हूं तो ये सीधी जा रही है, बट इसके पास से जा रहा हूं तो ये बैंड हो जा रही है, और इसके बिल्कुल इस पे डाल दिया तो जैसी गई रे वैसी की वैसी ही वापस आ गई, वैसी ही वापस आ गई। तो इससे इन्होंने सोचा कि भैया इसको तो बस एक ही चीज रिपेल कर सकती है, अल्फा रे है आपकी, अल्फा रे पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने के लिए क्या चाहिए, खुद सोचो, पॉजिटिव चाहिए ना, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो उसको पकड़ के रख लेगा ना। पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या होगा, अट्रैक्ट करता है, बट सेम चार्ज क्या करता है आपका, रिपेल करता है। तो आप क्या बोलोगे, भैया ये तो पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल भी हो रहा है, इसका मतलब यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए तभी तो रिपेल करेगा। तो इससे आपके रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया, एक्चुअली आपका रदरफोर्ड मॉडल है, ठीक है, हाँ रदरफोर्ड। तो इससे कंक्लूड किया गया कि आपका सेंटर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है, सेंटर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर हुआ कि, तो भैया इनको ये चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि थॉमसन के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो थॉमसन ने क्या बोला, भैया आपका तरबूज है, यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, प्लस है माइनस भी है, हर जगह पूरे में फैला पड़ा है, ठीक है। इनने बोला कि अगर पॉजिटिव पूरे में फैला पड़ा है तो ये सिर्फ सेंटर वाले पार्ट ने ही रिपेल क्यों किया। इनने जाके थॉमसन से डाउट पूछा, अब थॉमसन बेचारा डाउट क्लियर ही नहीं कर पाया, है ना। तो रदरफोर्ड ने बोला कि भैया आपका मॉडल जो है वो गलत हो गया, क्योंकि मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आपका सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा ना, तो उनका जो मॉडल हो गया वो क्या हो गया, आपका फेल हो गया। अब अगर उनका मॉडल फेल हो गया है थॉमसन का, तो उस टाइम पे नया मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ आपका, दैट मॉडल इज नोन एज रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल आपको समझ में आ गया क्या था, हाँ। तो रदरफोर्ड मॉडल में, बट फिर बात करते हैं कि थॉमसन की लिमिटेशंस क्या थी, क्या क्या कमियां थी थॉमसन की, है ना। तो थॉमसन ने देखो क्या क्या किया, क्लियर हो गया ना ये, ठीक है। तो चलो अब आगे बात करते हैं ना। देखो आपकी थॉमसन की कमियां थी कि वो सबसे पहली कि कांट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग डायग्राम। रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग डायग्राम था ना, ठीक है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। फिर ये भी नहीं बता पाए कि आपका जो न्यूक्लियस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी भरे पड़े थे इसमें, ये इलेक्ट्रॉन को इनका न्यूक्लियस होल्ड कैसे करके रख रहा है, पकड़ के कैसे रख रहा है, ये चीज भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मतलब आप लिख सकते हो कांट एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन हाउ न्यूक्लियस होल्ड इलेक्ट्रॉन। आपका न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड कैसे करके रख रहा है, ठीक है। और एटम में ये न्यूट्रलिटी है कि नहीं है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है कि नहीं है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कुछ नया सा वर्ड लग रहा है ना, न्यूट्रल, ये क्या होता है। देखो भैया, जहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज अगर आ जाए आपका, तो उसको बोल देते हैं कि वो आपका एटॉमिक जो है, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही आपका नेगेटिव, तो दैट मीन्स योर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसको भी नहीं समझा पाए थे भैया, क्योंकि आप खुद देखो ना, तरबूज में आप ये थोड़ी बोलोगे भैया जितना रेड पार्ट है उतने ही सीड्स होंगे आपके, क्या कोई बात यहां पे बोल सकते हो आप इससे रिलेटेड, नहीं ना, ठीक है।
तो ये चीज उन्होंने बोला था, ठीक है। तो ये उसकी थॉमसन की क्या हो गई, लिमिटेशंस। अब फिर उस टाइम पे भैया ट्रेंडिंग में चलने लग गया रदरफोर्ड, तो कि बोलने लगे भैया रदरफोर्ड का ही सब कुछ चल रहा है। तो रदरफोर्ड को भी फिर आगे जाके थ्योरी फेल हो गई। कैसे, पहले ये जान लेते हैं रदरफोर्ड ने फिर फाइनल दिया क्या। रदरफोर्ड ने भी भैया फिर बाद में ना तुक्का मारा था थोड़ा सा। देखो कैसे, उनने सोच लिया कि बीच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज तो है, पॉजिटिव चार्ज तो है, रदरफोर्ड ने बोला। तो रदरफोर्ड बोल रहे थे कि अगर ये आपका सेंटर में जो है पॉजिटिव चार्ज है, फिर उन्होंने ऐसा बताया कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे करके रिवॉल्व कर रहे हैं, ये ऑर्बिट्स हैं कुछ, इनमें इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे करके घूमते जा रहे हैं, आपका इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे ऐसे करके घूमते जा रहे हैं सब में। इन्होंने ये नहीं बताया था कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और इन्होंने बोला था एक चीज और कि आप इन्फिनाइट डिस्टेंस तक चले जाओ आपको इलेक्ट्रॉन मिलते ही चले जाएंगे। इनने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि एटम में आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं बोला था, ठीक है। तो आपका क्या बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे क्या होगा, रिवॉल्व होते चले जाएंगे। बट जो ये स्टेटमेंट मैंने अभी बोला है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, ठीक है, कि इन्फिनाइट है, ये आप 11th में पढ़ोगे। बट अगर 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आप बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, है ना। तो ये बात नोट करके लिख लेना, ठीक है, कॉपीज में। तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है। फिर आए भैया वोर मॉडल, वॉर साहब आए, ठीक है, नील्स वोर। अब वोर ने क्या बोला, स्पेलिंग देख लो, हाँ वोर करने आ गए बेचारे यहाँ देखो वोर नहीं यार, इन्होंने बहुत काम किया था। देखो वॉर मॉडल है, वॉर ने बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन आपका घूमता जा रहा है, चलो ठीक है। फिर उन्होंने एक सुनाई कहानी, ठीक है। मान लो आप घर से निकले, आपने चलना शुरू किया, तो आप क्या कुछ टाइम बाद थक जाओगे। मान लो आपका स्टेमिना बहुत है, बट 1 साल 2 साल लगातार चलते रहे बिना खाना खाए, एनर्जी ले ही नहीं रहे हो कहीं से, तो आप क्या थक जाओगे, आप थक जाओगे कि नहीं थक जाओगे, थक जाओगे तो आप गिर जाओगे। अब गिर गए तो खत्म कहानी। तो यहीं पे क्या हुआ, इन्होंने बोला भैया इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते ही जा रहा है, घूमते ही जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका घूमता रहेगा तो एनर्जी लूज करेगा। अब अगर एनर्जी लूज करेगा तो एक टाइम के बाद वो न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए, बट क्या आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिरता है आके, नहीं ना। क्योंकि अगर मान लो वो गिर गया आके, तो फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में मार्कर का एग्जांपल लिया था, इस पे मान लो इसका इलेक्ट्रॉन है जो इसका एटम स्टेबल नहीं हो पाया, सारे इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस पे गिर गए, तो कोई भी एटम रह पाएगा क्या, नहीं। अब एटम अगर आपका नहीं रह पाया तो क्या आपका ये मार्कर रह पाएगा, नहीं। तो दुनिया में क्या कोई भी चीज सरवाइव कर पाएगी, एनीथिंग, क्या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इफ देयर इज नो एटम, अगर कोई एटम नहीं है, देन नथिंग कैन हैपन, तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिकॉज यार पहली स्टेटमेंट याद करो आज के लेक्चर की, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ व्हाट, एटम। हर चीज दुनिया में एटम की बनी हुई है, ठीक है। तो इस डाउट को आपका जो रदरफोर्ड था वो क्लियर नहीं कर पाए, रदरफोर्ड ने क्लियर नहीं किया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, भैया उन्हें कैसे पता चला कि उन्होंने गोल गोल सर्कल सर्कल ले लिया हर चीज को। तो इन्होंने ना अपनी एक एक्स्ट्रा बुद्धि चलाई थी इस पे। एक्स्ट्रा बुद्धि देखो कैसे चलाई, इसका मतलब इन्होंने किया था, इन्होंने देखा भैया अर्थ भी आपकी गोल है, तो इन्होंने इसको ना सोलर सिस्टम से कंपेयर कर दिया कि सोलर सिस्टम में सन जो है वो आपका न्यूक्लियस है, जैसे प्लेनेट चारों तरफ घूम रहे हैं ना, ऐसे इन्होंने बोला आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ घूमते जा रहे हैं। ये बात किसने बोली थी, सारी बातें बोली थी रदरफोर्ड ने। लेकिन जो थॉमसन का डाउट था कि इलेक्ट्रॉन आपके घूमते जा रहे हैं अगर, तो ये एनर्जी रेडिएट करेंगे, एनर्जी रेडिएट करेंगे तो एटम होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन आपका गिर जाएगा उस पे। तो इस डाउट को आपके रदरफोर्ड क्लियर नहीं कर पाए थे। फिर आए नील्स बोर। नील्स बोर ने क्या कहा, आई थिंक आपको लिमिटेशन तो समझ आई गए होंगे ना। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का मतलब होता है कमियां, कि रदरफोर्ड की आपका अगर ड्रॉबैक बताएं तो कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे एटम की क्या होगी, बता पाए थे क्या, नहीं, ठीक है। दूसरी चीज कांट मतलब कांट एक्सप्लेन ऑर्बिट्स, ऑर्बिट के बारे में कुछ नहीं बताया था कि कहां पे इलेक्ट्रॉन होगा नहीं होगा, कैसे मूव कर रहा है, ये सब नहीं बता पाए थे। तीसरा आपका जैसे कि थॉमसन को फेल करने के पीछे रदरफोर्ड का मॉडल था, ऐसे ही रदरफोर्ड मॉडल को फेल करने के लिए भी बोर का एक मॉडल था। बोर ने एक हाइड्रोजन पे एक्सपेरिमेंट किया था।
उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना जब हाई और मतलब हाई वाले ऑर्बिट से लो वाले में आ रहा था, अभी एक्सप्लेन करेंगे तब समझ में आ जाएगा ये ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट एक्चुअली आपका वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन जिसमें घूमता है, ठीक है। जब आ रहा था ना तो उसमें से आपका स्पेक्ट्रम निकल रहा था। अब स्पेक्ट्रम क्या होती है, सीधी सी भाषा में समझे तो कुछ लाइट रेज निकल रही थी, उसको बोल दिया इन्होंने क्या, स्पेक्ट्रम। तो उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो कांट एक्सप्लेन वोर्स मॉडल, वोर्स एक्सपेरिमेंट या वोर्स का आपका हाइड्रोजन मॉडल को, ये हाइड्रोजन के ऊपर किया था रियल में, वोर्स ने जो मतलब किया था एक्सपेरिमेंट वो किया था आपका हाइड्रोजन पे, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्लियर हो गया। अब भैया वोर्स के ऊपर बहुत बातें सुनने हैं ना, चलो वोर के बारे में ही डिटेल से पढ़ लेते हैं ना। तो वोर के बारे में चलो पढ़ते हैं। आप लोग एग्जाम में लिख तो लोगे ही कि कैसे करना है ना, कि रदरफोर्ड ने कैसे कैसे किया था। आप सिंपली लिख सकते हो, सबसे पहले अल्फा रेज आपकी आई गोल्ड फॉइल पे, जो आपकी अपवर्ड थी वो स्ट्रेट चली गई, जो थोड़ा पास थी वो थोड़ा सा बैंड हो गई, बट जो न्यूक्लियस पे आई वो जैसी आ रही थी वैसी की वैसे ही स्ट्रेट बैक हो गई एट 180 डिग्री एंगल, ठीक है। जैसी आई वैसे की वैसी वापस। इससे ये सारी चीजें कंक्लूड हुई थी। तो इन सबको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भैया नील्स बोर मॉडल के बारे में, ठीक है। बोर मॉडल क्या था, देखो बोर मॉडल में क्या हुआ था, बोर मॉडल में ना बोर ने कुछ पॉस्टुलेट दिए थे अपने, कुछ पॉस्टुलेट मतलब इन्होंने कुछ बातें बोली थी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि रदरफोर्ड को जो फेल किया गया था, मेन रीजन था आपका कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है। तो उसका इन्होंने आंसर क्या किया, इन्होंने बोला कि आपका ऑर्बिट तो सेम है, ऑर्बिट तो सेम है मतलब ऐसे करके है, ठीक है। बट जो ये ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट को इन्होंने एक दूसरा नाम दे दिया सेल, SHELL, शेल्स। ये भी शेल है, ये भी शेल है, इसके ऊपर और भी होते हैं, ठीक है, और भी जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये फिक्स हो गया, इन्फिनाइट तक रहते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, इन सेल्स को बोला गया इन सेल की भी एनर्जी फिक्स है। इन्होंने बोला इन सेल की भी एनर्जी फिक्स है। ये आप 11th में इसका डेरिवेशन पढ़ोगे कि E इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ये एनर्जी होती है किसी भी एक की, किसी भी एक सेल की ये एनर्जी होती है। इसमें जेड आपका एटॉमिक नंबर है, एन आपका नंबर ऑफ सेल है कि कौन से सेल की हम बात कर रहे हैं। बट 9th पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। आप बस इतना समझिए कि आपका जो सेल है इसके अंदर आपकी एनर्जी फिक्स होती है, हर एक सेल की एनर्जी फिक्स है। अब आप खुद सोचो, सेल की ही एनर्जी फिक्स कर दी तो क्या एनर्जी लॉस होगा, बिल्कुल भी एनर्जी रेडिएट होगी नहीं होगी भैया, क्योंकि सेल की ही एनर्जी फिक्स है। अब सेल की एनर्जी फिक्स है, एनर्जी रेडिएट ही नहीं हो रही, तो क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खर्च होगी, नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खर्च नहीं होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस पे गिरेगा, नहीं। तो इस तरीके से आपका जो एटम है वो क्या होता है, आपका स्टेबल होता है। क्लियर ना। अब बात करते हैं वोर ने क्या क्या पॉस्टुलेट दिए, ठीक है। तो आपका वोर का पहला था, इन्होंने बोला पहले सेल को नाम दिया के, दूसरे को नाम दिया एल, जो तीसरा इसके ऊपर बनता है इसको नाम दिया एम, ऐसे ही फर्दर एन तक गया था, के एल एम एन, ठीक है। और भी थे बट हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है, के एल एम एन, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि हर एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके फिक्स होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के सेल की अगर बात करें तो के सेल में इन्होंने बोला था 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आपका होल्ड नहीं कर सकता, के सेल आपका 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं ले सकता। क्लियर ना। अब के सेल के अंदर फिर उन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि सब काम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट्स फॉर्मूला इज 2n²। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे कि अब हमें निकालना, देखो कितना इजी कर दिया था वोर ने इससे। देखो के में हमें निकालने कितने इलेक्ट्रॉन है, के कौन से नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे, तो n की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। एल सेल का निकालोगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8। एम का निकाल लो 2 इंटू थर्ड नंबर पे है 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू योर 18। तो आपके ऐसे करके ये है। अब ये के में ये 2 8 18 2 8 18 ये रियल में है क्या, इसका मतलब है कि आपका किसी भी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, किसी भी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये आपके वो हैं। के सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
एल में 8 आ सकते हैं, एम में आपके 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम है ये। इनसे कम रहे कोई दिक्कत नहीं, बट इनसे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। ये बात बोली थी पूरी किसने, वोर ने, ठीक है। तो अब चलो बात करते हैं कि पूरा इसके बारे में कि क्या हुआ था एक्चुअली। देखो इसके लिए इन्होंने बोला था कि आपको सबसे पहली बात ना 20 तक एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए सबके, इन सबको सॉल्व करने के लिए ना। तो फिर इनने बोला था भैया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि हर एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको क्लासिफाई कैसे करा जाए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, उसके बारे में बोला था। फिर देखो क्या हुआ था इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है कितना होता है, 8 होता है, याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो आपका पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, दूसरे में 8, बट ये तो गड़बड़ हो गई यार, 8 आ सकते हैं, बट इसके पास बचे कितने, ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन आपके कितने होते हैं, 8, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, बट पहले सेल में 2 आ गए, तो अब दूसरे सेल में कितने होंगे, 6 यार, 6 ही तो बचे, क्योंकि टोटल 6 + 2 कितने हो गए, 8 हो गए। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का, 11 होता है। अब इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या होगा, पहले सेल में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, अब तीसरे में कितना होगा, खुद सोचो, 11 होते हैं टोटल, 11 में से पहले में 2 आ गए, 8 आ गए, टोटल कितने हो गए, 8 और 2 10, 10 हो गए, बचे कितना, 1 बचा, तो तीसरे सेल में 1 डाल दो। इसी में अगर ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया आपका, इसी में अगर और चीजों की, तो आपका ऑक्सीजन और सोडियम का हम लोगों ने पढ़ लिया। इसी में अब एक का और एग्जांपल ले लो, जैसे एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करें तो क्या होगा, पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे सेल में 8, अब 8 और 2 तो हो गए, 10 हो गए, तीसरे में कितना आएगा, 3, तो 2 8 3 आपका क्या हो गया, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैग्नीशियम का ले लेते हैं, 12 होता है ना एटॉमिक नंबर, 12, पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने, 2, ठीक है। अब कार्बन नाइट्रोजन का आप खुद निकालो, निकालो, हाँ, अरे खुद भी कर लिया करो यार, हर बार वीडियो आगे बढ़ा के थोड़ी होता है ना। चलो बात करते हैं कार्बन का, हाँ ठीक है। देखो कार्बन से क्या होगा, आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, पहले में 2, दूसरे में 4। नाइट्रोजन का 7 होता है, पहले में 2, सेकंड में 5। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा, इतने सारे एग्जांपल कर लिए ना। तो अब आगे अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि अगले टॉपिक पे क्या हुआ। अब अगले टॉपिक आता है आपका ऑक्टेट थ्योरी, कि ऑक्टेट थ्योरी क्या भैया, ऑक्टेट थ्योरी, ऑक्टेट थ्योरी नाम से ही पता चला है ऑक्टेट का मतलब क्या होता है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट का मतलब 8, जैसे आप पढ़ते आ रहे हो ना, मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ऐसे ही ऑक्ट का मतलब होता है 8, ठीक है। तो ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग इनने बोला था कि अगर आपका एटम कोई भी स्टेबल होना चाहता है, मतलब कोई भी रहना चाहता है, तो उसके लिए पता क्या होता है, उसके लिए इन लोगों ने बोल दिया था कि आपका जैसे कि दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो उनने बोला भैया भले ही आप उधार लेके करो या खर्च लेके करो, मुझे मतलब नहीं है, हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स के पूरे करने ही करने हैं। ये बात बोली थी आपकी किसने, ऑक्टेट थ्योरी में। क्लियर हो गया। तो ऑक्टेट थ्योरी का चलो एग्जांपल से समझते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आपका ऑक्टेट थ्योरी कहता है, फॉर एग्जांपल चलो फिर से ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन आपका कितना होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर। अगर हम इसका कंप्लीट करें 2,6, तो इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये आपका कितना, कौन सा सेल हो गया, के सेल हो गया, ये आपका एल सेल हो गया। के सेल में तो आ गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन, और एल सेल में आपके हैं कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन एल सेल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 आ सकते हैं। तो वही ऑक्टेट थ्योरी कहती है आपको किसी भी कंडीशन में अपना सेल पूरा भरना है, पूरा भरना है। अब यहाँ पूरे भरने के 2 ऑप्शन है। बोलो भैया 2 ऑप्शन कैसे, है ना। देखो 2 ऑप्शन कैसे, मान लो ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो सिर्फ 2 ही बचेंगे, के सेल तो पूरा है ना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है ना। तो के सेल तो फुल है, तो हो गया काम। या तो एक काम करे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले ले, तो 6 में अगर उधार लेगा किसी से तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लिए, तो ऑक्सीजन के पास क्या ऑक्टेट पूरा हो जाएगा।
तो ये क्या करता है, अब आप खुद सोचो, 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन लेना? 2 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान ना। तो ये क्या करता है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले लेता है। अब उधार लेने में क्या होता है भैया, देखो इसका कि आपका जैसे मान लो इसने ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन उधार। अब देखो अगर कोई बंदा किसी से कर्जा ले रहा है तो क्या वो नेगेटिविटी में जाता है? तो इसीलिए इस ट्रिक से आप याद रखो कि ऑक्सीजन आपका 2 इलेक्ट्रॉन उधार लेता है तो इस पे 2 चार्ज आ जाता है। अगर कोई जितने इलेक्ट्रॉन उधार लेगा उतना उस पे चार्ज आ जाता है, 2 क्लियर हुआ। अब 2 के पास फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया, पहले 8 थे, 2 उधार ले लिए तो कितने हो गए, 8 + 2 10, लिख देते हैं 8 + 2, 8 उसके एटॉमिक नंबर वाले, 2 जो उधार लिए। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, 2,8 हो गई, देखो सेल फिल हो गए सारे, तो ये आपका क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और एग्जांपल समझते हैं, आपका ले लो मैग्नीशियम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282, यही होगा ना, 8 2 10, 10 2 12, ठीक है। तो अब ये क्या चाहता है, या तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूं या तो 6 इलेक्ट्रॉन मुझे कहीं से मिल जाए, है ना। तो ये आप खुद सोचो, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है या 6 इलेक्ट्रॉन लेना? तो बोलेगा भैया 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ रहा है तो क्या होगा, आपका 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, पॉजिटिविटी में आएगा कि नहीं आएगा, पॉजिटिविटी में आएगा ना जब इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो छोड़ने पे प्लस चार्ज आता है, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, 2 छोड़ रहा है, तो Mg2+, इसका मतलब क्या हुआ, Mg2+ का मतलब कि इसके पास आपके अब 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो दान कर दिया, बचे कितने, 10, 10 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8, तो आपका क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, हो गया ना, समझ में आएगा होगा टोटल ना। तो अब बात करते हैं कि बैलेंसी क्या होती है। बैलेंसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैलेंसी एग्जाम में पूछा जाता है ना। अब देखो बैलेंसी का देखो सीधा सा फंडा है कि आपके कितने इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज एलिमेंट लूज कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसको हम कहते हैं उसकी बैलेंसी। समझ नहीं आया, चलो एग्जांपल समझते हैं, फिर से ऑक्सीजन उठा लो, 8 होता है, O2- में क्या होगा आपका 2,6, सॉरी 2,8 होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लिए इसने, 2- आ गया ना। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन उधार लिए, 2 ना उधार लिए, तो 2 इसकी जो हो गई, -2 इसकी बैलेंसी हो गई। मतलब द इलेक्ट्रॉन विच एनी एटम टेक्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, दिस इज कॉल्ड बैलेंसी। लेकिन हमेशा लेता ही नहीं है, डोनेट भी करता है। एक और एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम की कितना होता है, 282, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है जिसकी वजह से इस पे चार्ज कितना आ जाता है, Mg2+, तो इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8 हो जाती है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, 2 ना, तो इसकी बैलेंसी जो आपकी हो गई, बैलेंसी इसकी हो गई +2, ठीक है। अब एल्यूमिनियम देख लो, एल्यूमिनियम का कितना होता है, 3 लेता है ये, ठीक है। आप लोग करके देखो ये 3 कैसे लेता है, तो 2,8 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो बैलेंसी +3, क्लियर हो गया, क्लियर ना। तो यहां से हमारा निकलता है बैलेंसी। अब नेक्स्ट टॉपिक आयन क्या होता है, देखो आप लोग पढ़ चुके हो, पता है रियल में, देखो कैसे, ये आपका एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट पे अगर कोई चार्ज आ जाता है ना तो उसको हम आयन कहते हैं। मतलब ये आपका क्या है, आयन है, Mg2+ आपका आयन है। तो याद रखना, अगर ऑक्सीजन आपका एलिमेंट है बट O2- योर आयन है, Al3+ आयन है बट Al क्या है आपका, ये आपका एलिमेंट है। तो एलिमेंट आयन आपको समझ में आ गए होंगे ना। अब चलो बात करते हैं किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है। देखो एटम को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो ना, किसी भी एलिमेंट को, इसका सीधा सा मेथड है, x, सॉरी गलत बन गया ना थोड़ा सा, देखो x, ये आपका Z होता है, यहां पे आपका A होता है। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, A का मतलब होता है आपका एटॉमिक मास, ठीक है। X आपका क्या है, एलिमेंट। एग्जांपल समझते हैं, ऑक्सीजन 8 16 उसका एटॉमिक मास होता है, 8 उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर है। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी एटम के अंदर हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना वो आपके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक
नंबर, और एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को ए से, ठीक है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का, जो आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो आपका होता है ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, ध्यान रखना इसको, ए माइनस जेड। अब इसको जरा हम प्रूफ करके देखते हैं, ऑक्सीजन के लिए प्रूफ कर लो। ऑक्सीजन के लिए मान लो हमें निकालना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आप क्या करोगे, एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16, एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, माइनस कर दो तो 8 आपके क्या हो गए उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, आइसो सीरीज। आइसो सीरीज में क्या होता है, देखो आइसो का मतलब आप सीधा सा याद रख लो कि आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब सेम, ठीक है। तो देखो इसमें आपके दो ही हैं, ठीक है। आपका पहला है आइसो बार, दूसरा है आपका आइसोटोप, यही दो हैं आपके, इसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। आइसो बार जिसमें आपका एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक मास सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है आपका वो डिफरेंट होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे आइसो बार, ठीक है। अब आइसोटोप का क्या होगा, जिसमें आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब देखो याद रखने में दिक्कत होगी ना, याद रखने में, देखो सीधी सी ट्रिक बताते हैं। आइसोटोप, टोप लास्ट में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, P4 क्या होता है प्रोटॉन, तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, बाकी दूसरी चीज जो एटॉमिक मास बची उसको डिफरेंट कर दो, ठीक है। आइसो बार, बार का मतलब क्या होता है, भार आ रहा है कहीं ना कहीं भार, और भार का मतलब क्या होता है वजन, और वजन मतलब मास, मीन एटॉमिक मास सेम, बचा क्या एटॉमिक नंबर ही ना, उसको डिफरेंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक कभी कभी पूछ लेते हैं कोवैलेंसी, ठीक है, कोवैलेंसी बता देते हैं बट बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। कोई भी कंपाउंड जितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है इन सबको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम उसकी कोवैलेंसी कह देते हैं, बट बोला जाए तो बहुत रेयर है, आपके में जनरली नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा ना। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ना, किसी का अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन को ले लो, है ना, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भैया एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, O का भी और O2 माइनस का भी, दोनों का बना लेते हैं ना, आपको ढंग से क्लियर हो जाए। O में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, O2 माइनस में वो सॉरी 8 ना, O2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर ले लिए, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8, ठीक है। अब देखो ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये रहा आपका के शेल, ये आपका एल सेल, पहले में कितने आ गए 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया ऑक्सीजन का। अब O2 माइनस की बात करें तो ये आपका हो गया, ये आपका ले लो न्यूक्लियस, ठीक है, तो इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दूसरे में कितने आ सकते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका हो गया O2 माइनस का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ O2 माइनस एंड दिस इज योर फॉर ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम होते हैं इस तरीके से। आप हाँ एक सोडियम का भी ले लो क्योंकि 3 सेल आ जाते हैं ना उसमें, देखो कैसे आपका जैसे 2 8 1 हो गया, ठीक है। इसी में अगर मैं बनाऊं तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका के शेल हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका एल सेल हो गया 1 2 3 4 5, इसको जोड़ लेना, ठीक है, 6 7 8, ठीक है। इसमें एक तीसरा सेल भी आ जाता है आपका 1, इसका नाम क्या हो गया के शेल, इसका एल सेल, इसका नाम एम सेल, तो के एल एम तीनों सेल आ गए, आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा ना। अब इसी में अगर आप Na+ का बनाओ तो इस इलेक्ट्रॉन को हटा देना ना, बस इतना जो अंदर वाला है वही आपका Na+ का हो जाएगा स्ट्रक्चर, है ना। तो आई थिंक अब आप लोग सबका बना लोगे ना। यहीं पे Mg की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो क्योंकि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है ना। यही था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फुल बेसिक, है ना, आपका, जिससे क्लियर हो ही गया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।